हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि भूकंप कैसे आती है और किस रीजन से उसका मतलब कंपन होता है। तो आज के क्लास में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ तक कवर करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी हिस्ट्री का चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल हम वीडियो नहीं डाल पाए थे क्योंकि हम दूसरी जगह आए हैं तो थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा है इसलिए, लेकिन आज फिर से हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो डालने के लिए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। भूवैज्ञानिक ने कहा, नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो मतलब कि कहानी जो चल रहा था कि जो पत्रकार था, पत्रकार से लोग पूछ रहे थे कि क्या आप भूकंप को नहीं रोक सकते हैं। तो वही भूकंप तो कोई किसी को रोकने से नहीं रोक सकता है, लेकिन हाँ, उसके प्रति जो जागरूकता है वो होने से, जिसका जो नुकसान होने से कोई रोक सकता है, जागरूकता पैदा करके। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह होता है। जो पत्रकार थे भूवैज्ञानिक से पूछे, भूवैज्ञानिक जो थे उनसे पूछे कि आप भूकंप नहीं रोक सकते हैं। तो बोले कि नहीं, भूकंप तो हम लोग के रुकने के वास्ते नहीं, मतलब मत नहीं है, लेकिन जो नुकसान होने वाला है उससे हम लोग जागरूकता को तो पैदा करके और नुकसान को कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। पत्रकार ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक तरह का होता है। तो भूवैज्ञानिक ने बताया, नहीं, ऐसा तो नहीं है। भूपावटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है। तो जो भूपावटी के जो नीचे जो स्थान है जहाँ पे कंपन शुरू होता है वहाँ पे भूकंप होता है। भूवैज्ञानिक ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भूपावटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन शुरू होता है। तो आप मतलब कि जो भूपावटी के जो नीचे वाला सतह है वहाँ पे जो कंपन शुरू होता है वहाँ पे उद्गम केंद्र कहलाता है। तो शुरुआत होता है वहाँ को उद्गम केंद्र कहते हैं। तो उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, जो भूपावटी है उसके जो नीचे वाला सतह है, नीचे वाला जो स्थान है जहाँ कंपन शुरू होता है उसको उद्गम केंद्र कहते हैं, उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। तो भूपावटी के निकटतम स्थान है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप से में चलती है, जिसकी तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होता जाता है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है और वहाँ सर्वाधिक क्षति हुई होता है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप पर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। पत्रकार ने पूछा कि भूकंप की पर क्या करना चाहिए। तो ये पत्रकार जो है वो भूवैज्ञानिकों से पूछ रहा है कि पत्रकार अगर भूकंप आए तो उससे क्या करना चाहिए। तो वैज्ञानिक जो है वो बता रहे हैं कि भूकंप आए तो पहले घबराना नहीं चाहिए। मजबूत पेज, पलंग या चौकी के नीचे छुप जाना चाहिए। आगे वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाएं। मतलब कि बोल रहा है, जो वैज्ञानिकों हैं वो बोल रहे हैं कि भूकंप जब आए तो चौकी के नीचे या कोई पलंग हो उसके नीचे या टेबल बड़ा सा हो उसके नीचे छुप जाना चाहिए। और जो मतलब जैसे कि आगे का रेलिंग जो होता है, छत होता है आगे का रेलिंग, उसके नीचे मतलब नहीं आना चाहिए क्योंकि वो टूटने का डर होता है, कमज़ोर रहता है, तो उसके नीचे नहीं आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वो टूटने का ही डर होता है। जैसे ये ज्वालामुखी है, ये जो है ये वाला जो क्षेत्र है ये लावा बहाव, ये भूपावटी मेंटल है। तो ये वाला क्षेत्र ये क्या है, भूपावटी मेंटल है। और ये गैस एवं राख आदि का निकलना, तो यहाँ से जो है वो गैस, यहाँ से जो है ये सब जो निकल रहा है वो गैस आदि निकल रहा है, मतलब गैस और राख निकलने का ये रास्ता है। और ये क्या है, क्रस्ट, ये जो एरिया है वो क्रस्ट है। और ये बेट निकास। तो ये ज्वालामुखी, ये है मैग्मा जो है इधर जाएगा ऊपर से और यहाँ से धुआं निकलता है। और ये क्रस्ट है, ये वेस्ट क्राड है और ये मैग्मा। ठीक।
खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों वृक्ष से दूर रहना चाहिए क्योंकि यह उखड़ कर आप पर गिर सकते हैं। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण के भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। बिहार के भूकंप क्षेत्र, तो जो बिहार में भूकंप आता है उस क्षेत्र का जगह। भूकंप क्षेत्र थर्ड, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल, गया। भूकंप क्षेत्र 4, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। भूकंप क्षेत्र 5, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सरसा, अरिया, मेधपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। तो ये भूकंप का क्षेत्र जो है ये है बिहार का। बिहार में जो भूकंप आता है उसका ये क्षेत्र है। पृथ्वी के बल, तो जो पृथ्वी का बल है, फोर्स है, वो आंतरिक बल और वैश्विक बल। तो पृथ्वी का बल 2 प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक बल और एक होता है वैश्विक बल। तो आपसे कोई पूछेगा कि पृथ्वी का कितने प्रकार होता है, तो आप बोलिएगा कि पृथ्वी का 2 प्रकार होता है, एक होता है आंतरिक बल और दूसरा होता है वैश्विक बल। ठीक है। आंतरिक बल का भी 2 प्रकार होते हैं, दीर्घकालीन भूसंचलन और आकस्मिक भूसंचलन। इसका एक प्रकार होता है वृषा प्रकार से एक होता है अक्षदान। फिर दीर्घकालीन से होता है महाद्वीपीय निर्माणकारी और पर्वतीय महानिकारी। फिर आकस्मिक से 3 प्रकार होता है, निकलता है। कौन कौन सा होता है? ज्वालामुखी होता है, भूकंप होता है और भूस्खलन होता है। तो आकस्मिक से होता है कौन कौन से? ज्वालामुखी, भूकंप और भूस्खलन। अंशदान से होता है ऋतुश्रय और अपरदन। ठीक है। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन में भय कुछ कम होगा, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे। और क्या क्या होता होगा? उसने अपने भूगोल शिक्षा से ये बात पूछी। शिक्षक ने बताया हमारी पृथ्वी प्लेटों पर विभक्त है। शिक्षक जो बता रहे थे कि हमारा पृथ्वी जो है वो प्लेटों पर विभक्त है, बटा हुआ है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानों पिघली अवस्था में होती है। तो पृथ्वी के अंदर जो ताप और दाब है, टेम्परेचर और दाब है, वो पिघली हुई चट्टानों की अवस्था में होती है, जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा किसे कहते हैं? जो पृथ्वी के अंदर ताप और दाब के कारण चट्टानों में पिघली होती है, उसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। यह सदैव गतिशील रहता है। यहाँ कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है, वहाँ से यह धरातल के ऊपर धुएं, भाप, राख, गर्म तरल के रूप में निकल आता है। पृथ्वी के बलों का प्रभाव, तो ये देखिए तनाव बल यहाँ पे है, जो इधर से है और उधर से 2 तरफ से जा रहा है। भ्रश रेखा और भ्रंश घाटी, ये बल है और ये भी बल है। इधर से बल 2 जगह से। पर्वत, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्वत के बारे में। पर्वत क्या है? शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी का उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो। तो पर्वत उसे कहते हैं जो 900 मीटर ऊंचा हो। पर्वत छोटा मोटा को नहीं कहते, जैसे कि 500, 200, 300, तो उसको पर्वत नहीं कहते हैं। पर्वत उसे कहा जाता है जो कम से कम 900 मतलब मीटर का ऊंचाई हो, तो उसको हम लोग पर्वत कहते हैं, उस भाग को पर्वत कहते हैं। मीटर हो जिसकी शिखर क्षेत्र संकुचित हो। यह पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं। वलित पर्वत, वंशोत्थ पर्वत, संचय पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत किसे कहते हैं? 2 विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र बल लगता है उसे तो संपीड़न बल कहा जाता है। तो जो 2 विपरीत दिशाएं है, जो 2 दिशाएं है, ठीक है, 2 दिशाओं से वो केंद्र में एक ही बल जो लग रहा है, एक ही केंद्र पर बल लग रहा है, उसे संपीड़न बल कहा जाता है। ठीक है।
इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है। तो इसे पर्वत निर्माणकारी भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं, जिसके जैसे कि हिमालय, रॉकी आदि। तो इस पर्वत से दो पर्वत बनते हैं, कौन कौन एग्जाम्पल में है? हिमालय और रॉकी। तो आपसे पूछेगा कि हिमालय और वलित पर्वत का दो एग्जाम्पल बताओ, तो आप बता सकते हैं कि वलित पर्वत का दो एग्जाम्पल है हिमालय और रॉकी पर्वत। ठीक है। ब्रसुत्थ पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर ब्रुश के बाद बीच का भाग ऊपर रह जाता है, तो उसे ब्रसुत्थ या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। तो देखिए आज जिसको मतलब जो ब्रसुत्थ पर्वत जो है, सोथह पर्वत जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा है, जो बीच का भाग ऊपर उठा है, तो उसे ब्रसुत्थ ब्लॉक पर्वत कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण अगर कोई एग्जाम्पल पूछेगा, एग्जाम्पल दीजिए, तो यूरोप का ब्लॉक पर्वत, जो यूरोप का ब्लॉक है, और जो फ्रेस्ट पर्वत और भारत के सतपुड़ा पर्वत एग्जाम्पल के तौर पर ये है। संचय पर्वत में ज्वालामुखी द्वारा निकेल, लावा और अन्य पदार्थों ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचय के पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। तो ज्वालामुखी संचय पर्वत किसे कहता है? ज्वालामुखी द्वारा निकेल, लावा एवं अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाता है तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेता है, इन्हें संचय के पर्वत या ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे कि जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का कलिमंजारो आदि। ठीक है। अवशिष्ट पर्वत किसे कहते हैं? तो अवशिष्ट पर्वत इसे कहते हैं कि अपरदन की शक्तियों के द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपरदित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये देखिए संचय पर्वत, ये है संचय पर्वत है ना, तो इसको हम लोग संचय पर्वत कहते हैं। पठार क्या है? पठार किसे कहते हैं? शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरताल में वैसी आकृति भी हैं जो समुद्र तल या समी पर्वतीय धरताल के एकदम से ऊंचे प्रतीत होते हैं। यह प्रायः खड़ी डाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे भी पठार कहते हैं। कभी कभी पठार के ऊपरी छोटी छोटी पहाड़ियां पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार हैं। पहला पॉइंट, महाद्वीपीय पठार, शील्ड पहाड़, वायुड निरपेक्ष, हिमनदीय निरपेक्ष पठार, लावा निमृत पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार। छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। तो छोटा नागपुर का जो पठार है एक प्रसिद्ध पठार है। मैदान। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल और प्राय समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, हाँ, अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह गंगा का मैदान समान ढाले एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। यह समुद्र तल से ऊंचे नीचे भी हो सकते हैं। यह प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिनमें से थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग हम आपको 6th क्लास में पढ़ाए थे, उसके चलते समुद्र का जो तल है वो बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो मैदान है वो समुद्र तल के नीचे होते जा रहे हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल ठीक, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी।
तो उस क्लास को यहीं पर रोकते हैं। देखिए यहाँ पर छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, एक पठार को। छोटा नागपुर क्या है, एक पठार है। तो हम लोग इस क्लास को पढ़े थे, कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आपको खुद से कर लेना है, अभ्यास करना है इस क्वेश्चन को करके। और जहाँ भी आपको फंसे आप मेरे से तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछें या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन चल जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें ऐसे ही एनर्जी के साथ, और ऐसे ही न्यू चैप्टर के साथ, न्यू सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।